मूक माटी का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। आचार्य विद्यासागर जी द्वारा विरचित। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोये सर्वसाहुणम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ ले। तो हमारा जो यहाँ पर विषय चल रहा था, माटी के रौंदन की क्रिया चल रही है। पहले तो एक जो सीन ये बना था कि शिल्पी जो है वो रौंदने को ही तैयार नहीं था, है ना। क्योंकि शिल्पी ने माटी को माँ माना था और उसको कैसे रौंद सकता था। तो उसका पूरा शरीर शिथिल हो जाता है। तब जाके उसकी चेतना, अंतर चेतना से आवाज आती है कि जो कार्य कर्तव्य है वह तो करना ही होगा, है ना। और शिल्पी माटी का भी कल्याण उसी में है ना। इतना सुनने के बाद फिर शिल्पी जो है रेडी हो जाता है करने के लिए। और उसका पूरा, जैसे पैर उड़ जाता है तो पैर उड़ता है तो बाकी के अंग भी एक संचालक तंत्र की तरह से, पूरे मशीनरी की तरह से चलने लगते हैं। ठीक है। तो अब माटी को रौंदा जा रहा है, अलटा पलटा जा रहा है। और ऑलमोस्ट जैसे पैरों से क्योंकि करा जा रहा है तो पैर पूरे माटी में सन गए हैं। सन मतलब कि कवर्ड हो गए हैं। जैसे आटा गूंथते हैं तो आटे में हाथ एकदम रम जाता है, राइट। हाथ से अगर करा जाए तो, या मशीन से भी करें तो भी मशीन की जो टूल्स हैं उसमें आटा लग जाता है। ऐसे ही शिल्पी पैरों से कर रहा है तो पूरा पिंडलियों तक, नी तक जो है वो माटी में पैर जो है बिल्कुल सन चुके हैं उसके। तो माटी के रौंदन क्रिया में अब जो लेखक है, लेखनी है ना, वो यहाँ पर 9 प्रकार के जो रस होते हैं लेखन क्रिया में। क्या होता है कि जो लिखने वाला है वो अपनी लेखनी से किसी भी तरह के रसों को यूज करके पढ़ने वाले को प्रभावित कर सकता है, उसके भावों को प्रभावित कर देता है। अगर कोई रोमांटिक नॉवल पढ़ा जा रहा हो तो वैसे भाव आने लगते हैं। देश प्रेम का नॉवल पढ़ा जा रहा हो तो उस तरह के भाव आने लगते हैं, है ना। भक्ति रस के अगर है तो भक्ति, हास्य व्यंग के बारे में पढ़ा जा रहा है तो वैसे भाव आने लगते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी पावर होती है लेखनी में। ठीक है ना। तो अब लेखक जो है उन रसों को बताना चाहता है कि ये रस करते क्या हैं। ठीक है। तो उसको कैसे इंट्रोड्यूस किया, हर रस का अपना अपना एक कैरेक्टर बना दिया। ठीक। और वो कैरेक्टर कब निकल के आएगा, वो माटी के रोंदने से निकल के आ रहा है। ठीक है। माटी रुंधती जा रही है और नए नए रस आते जा रहे हैं। जो एक रस दूसरे रस को काट रहा है कि अच्छा ये नहीं तो दूसरा सही, दूसरा नहीं तीसरा सही, ऐसे। ठीक है। तो इसमें आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज नहीं होइएगा कि ये क्या चल क्या रहा है यहाँ पर। ठीक। तो जब माटी को रौंदा सबसे पहले कौन सा रस निकल के आया, वीर रस। ठीक। अब वीर रस तो हमेशा अकड़ा रहता है ना, कि मैं करूंगा सब कुछ, मैं ही करने वाला हूँ। ठीक। तो अगर खुद में हिम्मत उस समय ना भी हो, है ना, किसी सोल्जर की हिम्मत अगर जवाब दे रही हो और उसको वीर रस की कुछ कहानियां या कविताएं सुना दी जाए तो उसके अंदर उस तरह के इमोशंस रिलीज हो जाते हैं, है ना, कि एकदम से उसके अंदर पावर आ जाएगी, वो उठ खड़ा होगा। ठीक है ना। तो वीर रस इस तरह की इमोशंस को क्रिएट करता है जिसमें कि और अंदर में पावर आ जाए। ठीक है ना। वॉर पे लड़ने जा रहे हो, अपने
किसी शत्रु से लड़ना हो, ठीक है ना? उसके लिए हमें वीर रस की ज़रूरत है कि तुम कर सकते हो ऐसा, ठीक है ना? तो यहाँ पर वीर रस बाहर आया और उसने पूछा कि भई मुझे क्यों बुलाया? किससे बात कर रहा है वो? शिल्पी से, कि भई मुझे क्यों बुलाया? हालाँकि शिल्पी ने बुलाया नहीं था, लेकिन ऐसा उसने कहा कि मुझे क्यों बुलाया गया, ठीक है? कि अब बुला ही लिया है तो ले लो, जितना मर्ज़ी वीर रस पी लो, तुम्हारी विजय हो, तुम भी महावीर बनो, वीर बनो, है ना? लेकिन क्या शिल्पी को वीर रस की ज़रूरत थी? थोड़ी-सी थी, जब उसके पैर थोड़े रुकने से लगे थे, है ना? लेकिन इस तरह का वीर रस नहीं चाहिए था कि जैसे वो किसी युद्ध पे जा रहा हो, ठीक? तो शिल्पी के पास ऑलरेडी साहस था, तो वह वीर रस से कहता है कि तुम जो हो ना, तुम्हारे तुम्हारे से कोई फ़ायदा नहीं है एज़ सच। ऐसा लगता है जैसे तुम मान के नशे में बोल रहे, ठीक है ना? वीर रस से कभी किसी का भला नहीं हुआ। ठीक है? मतलब सिवाय सोल्जर्स के लिए के और किसी को एज़ सच वीर रस की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन अगर आम आदमी वीर रस में भर के हर समय तोड़-फोड़ करने में लगा रहे, है ना? कि मैं ही सब कुछ हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, ठीक है ना? जो मेनली क्या करा जाता है, जो स्टूडेंट्स लाइफ होती है जिसमें कि ऑलरेडी यंग खून ब्लड होता है, उनको अगर वीर रस सुना दिया जाए, ठीक है ना? तो वो एकदम से इतना उबाल आ जाता है उनमें कि वो कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है ना? तो शांत माहौल भी खोलने लगता है ज्वालामुखी सम, ठीक? और जीवन में क्या होगा? जिसके पास अ, साम्य भाव तो है नहीं, है ना? और अंदर में वीर रस और आ जाए, तो क्या हो जाएगा वो? उद्दंड हो जाएगा। वो किसी से नहीं डरता, ठीक है ना? फिर उसके अंदर आ जाएगा सब मेरे से डर के चले, जो वो मूवीज़ में दिखाते हैं ना डॉन वाली सिचुएशन या जो अ, गुंडे टाइप के लोग रहते हैं, राइट? कि ये एरिया में सब मुझसे डरते हैं, यहाँ पर मेरा अधिकार है, ठीक है ना? ये सब किस कारण से होता है? वीर रस के कारण, ठीक? तो ये बात समझाई गई थी कि जो पुराण पुरुषों की परंपरा को ठुकराता है, वीर रस बेकार है उसके लिए, ठीक है ना? पुराण पुरुष भी लड़ा करते थे, ठीक है ना? जो चक्रवर्ती हैं, वो 36,000 राजाओं के ऊपर राज करने वाला, लेकिन कभी ज़्यादती नहीं करी किसी के साथ, अननेसेसरी किसी को परेशान नहीं किया। तो उनके पास साथ ही साथ विज़डम भी होती है? आज के नेताओं की तरह नहीं, वीर रस तो बहुत है ना? कि हम हमारी बात नहीं सुनी, जला के रख देंगे, उसके उसका जीना मुश्किल कर देंगे, क्या-क्या नहीं करते आज के टाइम के जो नेता लोग रहते हैं, राइट? तो वीर रस के साथ-साथ अगर बुद्धि नहीं है, तो कोई सेंस नहीं है। तो क्या कहा था कि मान का मनन जो, है ना? तभी जाके मान का जब हनन होगा, तब जाके वीर रस है तो ठीक है, नहीं तो नहीं है। अदरवाइज़ देयर इज़ नो पॉइंट वीर रस की कोई ज़रूरत नहीं है। ये कौन कह रहा है? ये शिल्पी जवाब दे रहा है वीर रस को। वीर रस कहाँ से फूटा था? माटी के रौंदने से, माटी की भुजाओं से। ठीक है ना? तो कभी-कभी माटी को दुल्हन का रूप दे दिया था जब वो गधे पर लोड करी गई थी, है ना? कहीं माटी को माँ का रूप दिया, कहीं माटी को हर कहीं-कहीं जगह पर बोलते हुए दिखाया, राइट? तो अभी क्या है माटी के अलग-अलग अंगों से अलग-अलग प्रकार का रस फूट रहा है। क्यों फूट रहा है? क्योंकि उसे रौंदा जा रहा है तो अलग-अलग अंगों से अलग-अलग रस निकल रहा है, ठीक? तो अब वीर रस की अनुपयोगिता हो गई, शिल्पी के लिए उसका कोई महत्व नहीं है, ठीक है? तो उसको देखकर कि अरे इसको वीर रस नहीं चाहिए, ठीक है? तो फिर माटी की महासत्ता के अधरों से, अधर मतलब होठों से, ठीक है? हास्य रस ने ठहाका मारा, ठहाका मतलब हँस के जोर से हँसना, ठहाका मतलब होता है ना जोर से लाउड हँसी, ठीक है ना? वीर रस का अपना इतिहास है, वीरों को उसका एहसास है, पर उसके उपहास का साहस मत करो तुम। जो वीर नहीं है, अवीर है, उन पर क्या उनकी तस्वीर पर भी अबीर छिटकाया नहीं जाता।
तो अब डिफरेंट डिफरेंट रसों के माध्यम से, ठीक है, इम्पोर्टेंट बातें बताई जा रही, जो अ, ये कह लीजिए कि जिस समाज में हम रहते हैं, जिस एटमॉस्फेयर में हम रहते हैं, हमारा जीवन शैली पर चोट करने वाली चीजें हमें बताई जाएंगी, ठीक है ना? तो हंसी व्यंग क्या होता है, जिसमें कि सच तो बोलते हैं लेकिन व्यंग रूप में, मतलब उसमें कहीं ना कहीं झूठ का सहारा लिया जाता है, ठीक है? तो आ, जो हास्य रस है वो क्या कहता है, वीर रस का अपना इतिहास है, वीरों को उसका एहसास है, और उसके उपहास का साहस मत करो तुम। किसको कह रहा है? शिल्पी को। हास्य रस शिल्पी को कह रहा है कि वीर रस का अपना इतिहास है, सबको मालूम है ना? वीर लोगों के कारण ही आज हम चैन की सांस ले पा रहे हैं, सुरक्षित है, ठीक है ना? उसका उपहास का साहस मत करो तुम। जो वीर नहीं है, अवीर है, उन पर क्या उनकी तस्वीर पर भी अबीर छिटकाया नहीं जाता? हाँ, यह बात निराली है, जाते समय अर्थी पर सुलाकर भले ही छिटकाया जाता हो, उनके इतिहास पर ना रोना बनता है ना हंसना। यूं कहते कहते हास्य रस ने एक कहावत कह डाली, कह कहाहट के साथ, आधा भोजन कीजिए दुगना पानी पियो, तिगुना श्रम चौगुनी हंसी, वर्ष सवासो जीव। ठीक है? तो अच्छी अच्छी बातें भी बतानी हो तो हंसी हंसी में बातें बताई जा सकती है, तो ये हास्य रस की इम्पोर्टेंस है ना? तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं वीरस, अ, अभी क्या कह रहा है हास्य रस, शिल्पी को कह रहा है कि जो वीर नहीं है अवीर है, अवीर मतलब कायर है, ठीक है? तो जो वीर नहीं है तो उसका उल्टा क्या होगा? कायर होगा, ठीक है ना? तो उन पर क्या, उनकी तस्वीर पर भी, मतलब कि कोई उन्हें पसंद नहीं करता, कायर लोगों को कोई पसंद नहीं करता, उनकी तस्वीर पर भी अबीर छिटकाया नहीं जाता। डायरेक्ट जैसे उनके तिलक लगाना, उनका सम्मान करना, है ना? तो वो जो गुलाल कह लीजिए, अबीर होता है गुलाल, राइट? तो वो है गुलाल लगाया जाता है, तो कायरों के नहीं लगाया जाता। जो वीर हैं उन्हीं के तिलक आदि किए जाते हैं, सम्मान किया जाता है। उनके जो कायर हैं उनकी तो तस्वीर पर भी अबीर नहीं छिटकाया जाता। हाँ, ये बात अलग है कि जब वो अर्थी पर सुला दिए जाते हैं। अर्थी पर किसको सुलाया जाएगा? जिसका मरण हो जाए, है ना? तब भले ही छिटकाया जाता हो, मरने पश्चात तो सभी की अच्छाइयां ही याद आती है ना, फिर उनकी कायरता उस समय याद नहीं आती। ठीक? तो ये कह रहे हैं कि अर्थी पर सुलाकर भले ही चिटकाया जाता हो, उनके इतिहास पर ना रोना बनता है ना हंसना। जो कायर होते हैं, जिनके जिनके जीवन से किसी ने कभी कुछ नहीं सीखा, है ना? जिनका होना ना होना बराबर हो, ऐसे लोगों के लिए ना तो रोना बनता है ना हंसना, कि क्या पर्सनालिटी थी, है ना? गर्व करो, स्माइल दो, ऐसा भी नहीं। और अब उनके बिना हमारा क्या होगा? अगर जिनका कोई बेनिफिट ही नहीं था, है ना, हमेशा डर डर के जीवन जिया, तो कह रहे हैं, उनके इतिहास पर ना रोना बनता है ना हंसना। यूं कहते कहते हास्य रस ने एक कहावत कह डाली, कह कहाहट के साथ। कह कहाहट मतलब हंसते हुए एक आवाज निकाल कर, ठीक है? क्या कहा? ये बहुत काम आने वाली लाइंस हैं। आधा भोजन कीजिए दुगुना पानी पी, जितना पानी पीना होता है उसका आधा ही भोजन, उससे हाफ भोजन करना चाहिए। और तिगुना श्रम, ठीक, और चौगनी हंसी, वर्ष सवासो जीव। जो फिर वह व्यक्ति, वह जीव 125 वर्ष तक जी सकता है, जो इस इन चार लाइनों को, इन चार चीजों को फॉलो करे। भोजन कम, पानी ज्यादा, श्रम उससे भी ज्यादा, और हंसी और भी ज्यादा, ठीक है? तो यहाँ पर भले ही वो जो लाफ्टर थेरेपी बोलते हैं, उसकी इतनी बात नहीं की जा रही,
इट्स नॉट अबाउट लाफ्टर थेरेपी। ठीक है, लाफ्टर थेरेपी में क्या है, तुम कुछ जबरदस्ती अपनी मसल्स को हा 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 ऐसा जोर से करते, दैट इज नॉट रियल हंसी, है ना, बनावटी हंसी। उसमें भले ही मसल्स को थोड़ा रिलैक्स हो जाता है, ठीक है, हो सकता है थोड़े बहुत केमिकल्स भी रिलीज हो जाए फॉर द टाइम बिंग, लेकिन वो रियल हंसी नहीं है। यहाँ पर चौगनी हंसी जो है वो रियल हंसी की बात की जा रही है, खुश रहना, ठीक है ना। तो जो खुश रहता है वही 125 वर्ष तक जी सकेगा। जो थोड़ी देर के लिए किसी पार्क में गया, किसी योग भावना योग करने चला गया, कुछ ऐसे में स्पेशली हंस रहा है, ठीक है ना, उसके लिए ये बात अप्लाई नहीं होती। ठीक है, तो अंदर में अपनी कषायों को कम करना। प्रसन्नता आसन्न भव की आली है, प्रसन्नता एक आश्रय दिव्य डाली है, जिस पर गुणों के फूलों फलों के दल सदा सदा दोलायित होते हैं। अब एक वर्ड है हंसी, एक वर्ड है प्रसन्नता। ठीक है, तो यहाँ पर जो शिल्पी है, अभी तो हास्य रसी बोल रहा है ना, तो क्या कहा, प्रसन्नता। प्रसन्नता मतलब खुश रहना, प्रसन्न रहना। ठीक है, हंसना एक अलग चीज है और प्रसन्न रहना अलग चीज है। हंसना किसी के दुख में भी हंसी आ सकती है ना। और एक है अपने ही दुख में पर्सन प्रसन्न हो सकता है, रह सकता है। ठीक है ना, तो ये उस प्रसन्नता की बात कर रहे हैं जो अपनी कषायों के मंद होने से अंदर में एक प्रसन्नता, एक हर्ष अंदर से बना रहता है। ठीक है ना, उसकी बात करी जा रही है कि प्रसन्नता जो है आसन्न भव, आसन्न भव मतलब निकट भव की आली है, मित्र है। ठीक है, आसन्न निकट भव्य, भव्य मतलब जिसका मोक्ष निकट है ना। तो जितने भी मुनि महाराज भी हैं, है ना, जो मोक्ष मार्ग पर भी चलते हैं, तो कहा जाता है उनको भी कि मोक्ष मार्ग पर पूरे हर्ष के साथ चलो। अगर दुखी होगे तो क्या होगा, तत्वार सूत्र की अपने को एक गाथा बताई गई है कि कैसे हम असाता बांधते हैं, दुख शोक ताप आक्रंदन, है ना, परिदेवनानी। तो हम खुद दुखी होकर अपने लिए ही असाता बांध लेते हैं। अब असाता बांधेंगे तो क्या हम संसार से छूट पाएंगे कभी? कभी भी नहीं। जो बहुत ज्यादा दुख में रहते हैं तो फिर वो अपने लिए तिर्यंच गति बांध लेते हैं। तो यहाँ पर प्रसन्नता आसन्न भव की आली है, जो प्रसन्न रहता है वही अपने कर्मों को काट सकता है। दुखी होकर तो व्रत उपवास भी नहीं किए जाते। ठीक है ना, उसके लिए भी प्रसन्न रहना जरूरी है कि जो कार्य हम कर रहे हैं वो अच्छा है ना। इवन समाधि मरण है, उसमें भी क्या कहा, जोशिता वर्ड यूज किया ना, जोश होना चाहिए, प्रसन्नता होनी चाहिए। हम इस शरीर को छोड़ रहे हैं, ना तो और ज्यादा जीने की इच्छा, है ना, और ना मरने की वांछा, राइट, जैसा है वैसे में प्रसन्न है, और उस प्रोसेस में हम जोशिता है, आनंद के साथ उत्साह के साथ लगे हुए, राइट। तो प्रसन्नता यहाँ पर कषायों की मंदता को भी रिप्रेजेंट करता है, तभी हमें सही बात भी समझ आती है। तो प्रसन्नता एक आश्रय दिव्य डाली है, जिस पर गुणों के फूलों फलों के दल सदा सदा दोलायित होते हैं। दोलायित मतलब हिलना डुलना, लगेगा तभी दोलायित होंगे ना, लगते हैं फल फूल लगेंगे तभी वो हिल डुल पाएंगे, राइट। कौन से फल फूल है, गुणों के। जो प्रसन्न रहना जानता है उसी को, उसी के अंदर गुण ही गुण भरे रहते हैं, क्योंकि जिसकी दृष्टि हमेशा दोषों की तरफ जाएगी, ठीक है, वो खुद भी दुखी रहेगा और दूसरों को भी दुखी करता है। ठीक है ना, तो जो प्रसन्न रहता है गुण भी उसके अंदर बढ़ते रहते हैं, और इसीलिए उनको निकट भव्य श्रेणी में रखा। ठीक, ओरे हंसिया, हंस हंस कर बहस मत कर, हास्य रस की कीमत इतनी मत कर, तेरे अभिमत पर हम सब
तेरे अभिमत पर हम सम्मत नहीं हैं। हंसी की बात हम स्वीकार नहीं सकते, सत्य तथ्य की भांति किसी कीमत पर। तो इस पर शिल्पी का रिस्पॉन्स आ गया, है ना, कि भाई ओरे हंसिया मतलब ओरे हास्य रस, बिना वजह की बहस मत कर, अपने आप को क्लियर मत कर, अननेसेसरी बोल मत, है ना, और अपनी वैल्यू भी इतनी मत बता, क्योंकि हम तो तेरे बात से स्पष्ट मतलब सहमत ही नहीं है, सम्मत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि जब भी हंसी की जाती है, हंसी ठिठोली होती है, उसमें कहीं ना कहीं झूठ का पुट होता है। व्यंग भाषा जो होती है, व्यंगात्मक, सरकाजम जिसे कहते हैं, या जोक्स बनाए जाते हैं, वो कभी भी सत्य के ऊपर नहीं बनते, सत्य में गंभीरता होती है ना। तो क्या कहा, हंसी की बात हम स्वीकार नहीं सकते, सत्य तथ्य की भांति किसी कीमत। ठीक। तो जो गंभीर है वो हंस हास्य रस को इतना इम्पोर्टेंस नहीं देता। जो अपने आप जिनमें गंभीरता नहीं, बचपना है ना, हास्य रस उनको ही अच्छा लगता है। वही हर टाइम चाहते हैं कि बस हमें तो फालतू बातें कराते रहो और हम खुश हैं इस तरह जीवन जीने में, राइट। लेकिन यहाँ पर शिल्पी कैसा है, गंभीर है, चिंतन चलता है उसके अंदर, है ना। शिल्पी ने यूं फिर से कहा, खेद भाव के विनाश हेतु का राग आवश्यक भले ही हो, किंतु वेद भाव के विकास हेतु हास्य का त्याग अनिवार्य है। हास्य भी कषाय है ना। देखिए कितना समझदार है शिल्पी, है ना। उसने एक बार पहले जब हमने देखा था कि जल को जब कुएं से निकालना था, किस तरह से उसने बिलछानी की, किस तरह से उसने रस्सी से अंदर छोड़ा कि बाकी जीवों को तकलीफ ना हो, है ना। तो उसे एक तरह से सब जानकारी है कि जीवन को कैसे जीना। हास्य भी कषाय है ना। तो क्या कहा यहाँ पर, हास्य खेद भाव के विनाश हेतु, खेद मतलब दुख, ठीक है, खेद है अगर किसी को, उसको हटाने के लिए मान लिया कि हास्य का राग आवश्यक भले ही हो। अगर बहुत दुखी है कोई, तो ऐसे पर्सन के पास बैठ जाओ जो जोक्स मारता हो, ठीक है, माना तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा, लेकिन वो टेम्परेरी दुख दूर होगा, वो फिर से घर जाएगा और वापस से उसी दुख में डूब जाएगा, क्योंकि उसका चिंतन वैसा ही है। किंतु वेद भाव के विकास हेतु, वेद भाव मतलब अंदर में समझदारी का, ज्ञान का भाव, उसके विकास के लिए त्याग, हास्य का त्याग अनिवार्य है। हास्य का, हास्य भी क्या है, नौ कषाय का एक पार्ट है। यह भी किसी दूसरे में कषाय क्रिएट करने में कारण बन सकती है ना। द्रौपदी का एग्जाम्पल सबके पास, सबने सुन रखा होगा, जब उसने दुर्योधन को क्या कहा था, अंधे का पुत्र अंधा, है ना, जिसके कारण दुर्योधन ने बदला लेने की ठान ली, पूरा महाभारत का युद्ध हो गया, ठीक है ना। तो हास्य कषाय दूसरे के अंदर क्रोध को उत्पन्न कर सकती है या उनको नीचा दिखा सकती है। भले ही थोड़ी देर के लिए किसी किसी के साथ ऐसा होता हो, खेद दूर कर दे, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ये किसी के अंदर राग, किसी के अंदर कचाय, किसी के अंदर मान, किसी के क्रोध, है ना, ये जगाने में काम आती है। और इसीलिए मुनि महाराज जो हैं, इस हास्य कषाय को जो है, नौवें गुणस्थान के बाद हास्य कषाय नहीं रहती। तो ऐ- ऐसा कुछ हो कि अगर ये अच्छा है, ज्ञान गुण जैसे हमारा हमेशा हमारे साथ बना रहे, है ना। लेकिन हास्य जो है हमारे कषाय के कारण होता है, ठीक। तो ये अनिवार्य नहीं है, इसका होना जरूरी नहीं है, बल्कि इसका त्याग अनिवार्य है, ठीक है। तो हर एक चीज का हम देखते जा रहे हैं, हर रस के बारे में। वीर रस, अगर घमंड हो, मान हो, तो वीर रस होना बेकार है, ठीक है ना। कितनी इतिहास की घटनाएं देख चुके हैं। रावण ने, वीर रस तो था, वीरता तो थी, लेकिन मान अहंकार बहुत ज्यादा था। ये तो एक उदाहरण है, ऐसे अनेकों उदाहरण हैं
जहां पर मान के कारण वीरता भी काम नहीं आती और मरण हो जाता है ना? तो वीर रस बेकार हो गया, ठीक है ना? ऐसे ही फिर हास्य रस भी कोई काम का नहीं आया, ठीक? और क्या कहा हास्य रस के बारे में? हंसनशील वाला प्रायः उतावला होता है, कार्य कार्य का विवेक गंभीरता धीरता कहाँ उसमें, बालक सम बावला होता है वह। ये तो बात समझ में आ ही गई होगी। हंसनशील वाला, हंस हंसी जिसके पर्सनालिटी में है, शील मतलब पर्सनालिटी, ठीक है? हंसी वाली पर्सनालिटी जिसके अंदर हो, वह प्राय उतावला होता है, उसके अंदर इम्पल्सिव बिहेवियर होता है, उसको एकदम से बस बोलना होता है बिना कुछ सोचे, ठीक है ना? सोच समझ के तो कभी हंसी करी ही नहीं जा सकती, गंभीरता के साथ कभी कभी ऐसा डायलॉग नहीं निकल सकता जो दूसरे के अंदर हंसी दिला दे, ठीक है ना? एकदम से, जिसे कहते हैं ना, अम, अम, मुंह फट टाइप के लोग रहते हैं जो, या बहुत ही टू द पॉइंट, एकदम से इमीडिएट जवाब देने वाले, हाजिर जवाबी, है ना? वही दूसरे को हंसने वाले कमेंट्स कर सकते हैं, लेकिन उनके पास कार्य अकार्य का विवेक, गंभीरता धीरता नहीं होती। क्या कहना चाहिए क्या नहीं कहना चाहिए फिर वो उनमें नहीं रहता। कई बार वो कुछ कुछ बातें ऐसी बोल जाते हैं जो मर्यादा में नहीं थी, है ना? लेकिन उनके अंदर ये विवेक नहीं रहता, गंभीरता धीरता पेशेंस नहीं रहता। और ये सब बिहेवियर किसके अंदर होता है? बालक सम बावला होता है वह। बच्चे का तो एक बार को चल जाता है, उसकी एक्टिविटीज, उसका कुछ भी कहना, वो गलत भी कहता है तो हंसी आ जाती है, लेकिन बालक है ऐसा समझकर सब उसे छोड़ देते हैं। लेकिन वही बात अगर बड़े होके की जाए, है ना? कई बार देखने में आता है, जो अपने सिबलिंग्स में सबसे छोटा होता है ना, यंगेस्ट जो होता है, वो कभी बड़ा बन ही नहीं पाता। उसको, उसके अंदर कार्य कार्य का विवेक गंभीरता धीरता, ये जो चीजें हैं वो हमेशा बालक ही बना रहता है। ये बहुत बड़ी विडंबना है एक्चुअली, कि जो सब घर का सबसे छोटा है वो कभी बड़ा नहीं हो पाता, क्योंकि उसका वैसी पर्सनालिटी डेवलप हो जाता है, जिम्मेदारी लेना उसको कभी नहीं आ पाता, ठीक है ना? बालक सम बावला होता है वह, तभी तो स्थिति प्रज्ञ हंसते कहाँ, मोह माया के जाल में आत्मविज्ञ फंसते कहाँ, ठीक? स्थित प्रज्ञ, स्थित प्रज्ञ मतलब प्रज्ञा क्या होता है? जिनकी डीप नॉलेज वाले, जो डीप नॉलेज में पहुंच गए हैं, है ना? वो हंसते हुए नहीं पाए जाते, ठीक है? उनको कभी कभी स्माइल भले ही आ जाती हो, लेकिन वो कभी किसी का मजाक बनाते हुए नहीं पाए जाएंगे, ठीक है ना? स्थित प्रज्ञ, जो प्रज्ञा में स्थित हैं, मोह माया के जाल में आत्मविग हंसते कहाँ, आत्मा के जो ज्ञानी, आत्म ध्यानी, है ना, वो मोह माया के जाल में नहीं फंसते। कोई हमारी तारीफ कर दे, कोई हमें आके हमारा एंटरटेनमेंट कर दे, है ना, इस तरह के भाव उनके अंदर नहीं रहते। मेरे सामने मेरे फॉलोअर्स मेरे आगे झुक रहे हैं, उन्हें इन चीजों से कोई मतलब नहीं रहता, ठीक है ना? हम्म। अब एक नया ही रस आने वाला है। कौन सा? अपनी दाल नहीं गलती लख कर, अपनी चाल नहीं चलती परख कर, हास्य ने अपनी करवट बदल ली और साथी का स्मरण किया जो महासत्ता माटी के भीतर बहुत दूर रहस्य रसातल में उबलता कराल काला रौद्र रस जग जाता है ज्वलनशील वाला हृदय शून्य अदय मूल्य वाला, ठीक है? तो कौन सा रस अब आ रहा है? जब हास्य की नहीं चली, वीर रस की नहीं चली, तो रौद्र रस, वो भी बहुत अंदर डीप कहीं। जो हास्य रस है वो तो होठों पर से निकला, है ना, उसमें कार्य कार्य का विवेक नहीं रहता। लेकिन रौद्र रस क्या होता है? बहुत डीप, कहीं ना कहीं हमारे
सब कॉन्शियस में रहता है। रौद्र रस में क्या होता है, रौद्रता में क्या होता है, हृदय शून्य, अदय मूल्य। अदय मतलब दया से रहित, ठीक है। तो जहां दया ही ना हो, जहां हृदय, हृदय होता है करुणा, कहाँ पर होती है, हृदय में होती है ना। तो हृदय शून्य, जैसे हृदय नाम की कोई चीज हो ही ना। अदय, दया रहित, मूल्य वाला, ऐसी वैल्यूज उसके अंदर कि कोई दया ही नहीं। तो अब ऐसा रौद्र रस डीपली निकल कर आया, क्योंकि हम सबके अंदर रौद्र रस है, ठीक है। रौद्र रस में क्या होता है, दूसरे की तकलीफ को देखकर हंसना, या चोरी आदि में इंजॉय करना, अच्छा मानना, या और कुछ नहीं तो परिग्रह करके खुश होना। तो माना हम लोग चोरी चोरी करके ना खुश होते हो, हम दूसरे को तकलीफ में डालकर ना खुश होते हो, लेकिन परिग्रह करके तो हर गृहस्थ आज की डेट में अपने अंदर एक एक अलग सा भाव महसूस करता है कि हमने देखो अपनी लाइफ में क्या क्या नहीं बना लिया, है ना। दुखी होना है तो उसको देख के दुखी हो सकता है, अरे हमने कुछ भी नहीं बनाया। लेकिन जिसने बनाया वह समझिए रौद्र रस उसके अंदर से निकल रहा है। तो इसलिए कहा रहस रसातल, रहस मतलब रहस्य, जिसका कि खुद भी पता नहीं होता कि हमारे अंदर रौद्र रस था, ठीक है ना। रहस रसातल में उबलता कराल काला, कराल काला मतलब बहुत तीव्र काला जिसे कहते हैं, जेट ब्लैक, रौद्र रस, क्योंकि ये इसमें कुछ भी अच्छा नहीं है। रौद्र रस कहीं से भी हमारे लिए कल्याणकारी नहीं है ना। दूसरा तकलीफ में है, फ्रेंड है लेट से, और वो बढ़ रहा है, उसकी बढ़ती देखकर अंदर में जेलस हो रहा है, दुख मान रहा है ना। और उस पर तकलीफ आई तो मुंह से तो बहुत अच्छा बोल रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर एक भाव हो रहा है कि चलो बहुत हो गई थी तरक्की, अब थोड़ा दुख भी देखो, हम भी तो ऐसे ही जीते हैं है ना। ना आगे बढ़ने का दुख क्या होता है अब समझ में आएगा। ये क्या भाव आ गया, ये रौद्र रस आ गया। टैक्स की चोरी करके या और किसी तरीके से हमने सरकार का पैसा देना था, लेकिन हमने कोई टेक्निक निकाल ली कुछ है, तो उसमें खुशी मनाना, है ना। ऊटा ऊट पटांग झूठ बोलकर दूसरे को बेवकूफ बनाकर फायदा उठा लेना, या परिग्रह करके खूब खुश होना, ठीक है। तो यहाँ पर हास्य रस की भी नहीं चली, किसके आगे, शिल्पी के आगे, ठीक है ना। शिल्पी बहुत गंभीर, बहुत समझदार दिखाया है, राइट। अपनी दाल नहीं गलती लगकर, दाल गलना एक मुहावरा है कि यहाँ मेरी नहीं चलेगी। दाल गलना मतलब मेरी नहीं चलेगी, अपनी चाल नहीं चलती परख कर, कि मेरे यहाँ पर कोई सुनने वाला नहीं है। तो हास्य ने क्या किया, पलट कर इसको याद किया, रौद्र रस, कि भाई तुम ही आके अब कुछ इस शिल्पी को कहो, ठीक। घटित घटना विदित हुई उसे, चित्त शुभित हुआ उसका, पित्त कुपित हुआ उसका, भ्रकुटियां टेढ़ी सी तन गई, आंख की पुतलियां तो लाल लाल तेजाबी बन गई। किसकी, रौद्र रस की। रौद्र रस का रूप बताया है कि चित्त शुभित, जो भी रौद्र रस से होगा उसका मन कभी शांत नहीं होगा, उसके अंदर हाव हाव लगी रहेगी कि दूसरे का बुरा हो जल्दी से तो मेरे को शांति पड़े, है ना। ये चीजें मुझे मिल जाएं किसी तरह तो शांति पड़े, है ना। या पड़ रही है शांति तो दूसरे के दुख को देखकर शांति पड़ रही है, या चीजें इकट्ठी करके शांति पड़ रही है ना। तो उससे पहले कितना चित्त शुभित हुआ होगा। पित्त कुपित मतलब पित्त, गर्मी अंदर में बढ़ना, ठीक है। पित्त कुपित हुआ उसका, भ्रकुटियां जो भवें हैं वो टेढ़ी सी तन गई, आंख की पुतलियां लाल लाल तेजाबी बन गई, ठीक है। तो एक विभत्स रूप उसका दिखाया है, रौद्रता, है ना। देखते देखते गुब्बारा सी फड़फड़ाती लंबी नासा फूल गई उसकी, ठीक है। नाक फूलना,
इसको किससे कंपेयर किया यहाँ पर? गुब्बारे से। हालांकि ऐसा नहीं है कि नाक गुब्बारे जैसी बन गई, लेकिन कभी किसी के अंदर फुफकार फुफकार उठती है ना, तो नथुने, नाक के जो नीचे वाला पार्ट होता है ना, जहाँ हम ब्रेथ लेते हैं और छोड़ते हैं, उसको नथुना बोलते हैं, राइट? तो वो थोड़ा सा एक्सपैंड हो जाता है जब गुस्सा आता है। ठीक है, तो क्या कहा? देखते देखते गुब्बारा सी फड़फड़ाती लंबी नासा फूलती गई उसकी। अगर बाती को अगर बाती का योग नहीं मिलता तो बात दूसरी थी, अधूरी थी, मगर बात पूरी हुई। भीतर बराबर बारूद भरा हुआ था ही, फिर क्या पूछना। नाक में से बाहर की ओर सघन धूम मिश्रित कोप की लपटें लप लपाती लाली बहने लगी। अब वह नाक खतरनाक लगने लगी। इसी से लगता है कि कोप की कोशिका नाक ही है, नाक में दम कर रखा है। सबको मनाक भी संदेह नहीं इसमें। ठीक, क्या कहा? अगर अगर बाती अगरबत्ती मालूम है सबको, इंसेंस जो होती है, स्टिक्स, राइट? तो क्या कहा कि अगर, इफ, है ना, अगर मतलब इफ बाती को, यानी जो दिया सलाई है, जो आ, रोशनी मतलब बाती जो होती है, दिए की बाती होती है जैसे, अगर बाती का योग नहीं मिलता, ठीक है, अगर बत्ती को, अगर दीपक की जो ज्वाला है, उसकी फ्लेम है, अगर वो ना मिले तो बात दूसरी थी। ठीक है ना? अगर वो ना मिले तो अगरबत्ती नहीं जल पाएगी, नहीं जलेगी तो उसकी कोई खुशबू नहीं, कुछ नहीं होगा, है ना? लेकिन यहाँ पर क्या हुआ? भीतर बराबर बारूद भरा हुआ था ही, फिर क्या पूछना। अंदर में इतनी ज्वाला थी कि बाती की भी जरूरत नहीं पड़ी। क्या हुआ? नाक में से बाहर की ओर सघन धूम मिश्रित कोप की लपटें, कोप मतलब क्रोध, ठीक? तो सघन धूम मिश्रित, तो ऐसा नहीं है कि अंदर से कुछ धुआं जैसा निकलने लगता है, लेकिन कहने में जो बात आती है ना, जब क्रोध की, उसके अंदर से तो क्रोध, धुएं, धुआं जैसा, क्रोध जैसा धुआं निकलने लगा। ठीक है, तो ये सब व्यवहार की बातें बताई जा रही हैं। तो जब गुस्सा निकलता है तो कहाँ से निकलता है? नाक में से। ठीक है, लप लपाती लाली बहने लगी, नाक एकदम रेड हो गई। अब वह नाक खतरनाक लगने लगी। ठीक, और इसी से लगता है कि कोप की कोशिका, कोप मतलब क्रोध, और कोशिका मतलब जो बक्स होता है ना, स्टोरेज, है ना, कोप की कोशिका नाक ही है। तभी क्या कहते हैं? नाक पर मक्खी नहीं बैठने देना, है ना, नाक में दम करके रखना, राइट? तो नाक का बहुत इंपॉर्टेंस है, स्पेशली क्रोध के मामले में। उसकी नाक फूल गई, है ना, नाक फड़फड़ाने लगी, नाक से धुआं निकलने लगा, नाक लाल हो गई, इस तरह की जो बातें कही हैं, वो क्या कह रहे हैं? सबको मनाक भी संदेह नहीं इसमें। मनाक मतलब जरा भी, किंचित, क्या ना? तो ये जो नाक में दम कर रखा है, ये बात बिल्कुल सही है कि नाक में कोई किसी के दम कैसे करके रख सकता है। तो अब समझ में आया नाक की इम्पोर्टेंस है। किसी को कुपित करना हो तो यही कहा जाएगा कि उसने उसकी नाक में दम करके रखा है ना? बात समझ में आ रही है किस तरह से अलग अलग रसों को, उनके कामों को बताया जा रहा है? ठीक है ना? मूक माटी काव्य जो है, वो सिर्फ एक छोटी सी कहानी नहीं है कि बस एक माटी थी, एक शिल्पी था, और उसने, शिल्पी ने उसको, है ना, हम लोग देखते हैं, जैसे किसी ने कभी लाइफ में शिल्पी देखा हो, कुम्हार देखा हो, घड़ा बनाता हुआ, तो ऐसा लगता है कि माटी लेकर आया, उसका काम है, उसको छान कर उसने उसको गीला किया और चाक पर लौंदा बना के चाक पे चढ़ाया और शेप दे दी, काम खत्म, बन गया। लेकिन आप सोचिए कि उस छोटे से प्रोसेस को 586 पेजेस में लिख देना,
ठीक है ना? तो जो एक-एक विचार, शिल्पी की एक-एक मूवमेंट, माटी की एक-एक मूवमेंट, उस शिल्पी की, उस माटी की लाइफ में कौन-कौन कैरेक्टर आए, उनकी बॉडी को भी कैरेक्टर बनाकर प्रेज़ेंट किया गया। ईच एंड एवरी कि शिल्पी का हाथ क्या सोचता होगा, शिल्पी की आँखें क्या सोचती होंगी, है ना? माटी अपने आप में अगर ह्यूमन होती, तो उसके हाथ क्या सोचते, चल नहीं पा रही हूँ, क्या करूँ, कैसे करूँ, है ना? गधे की पीठ पर लदी हूँ, तो क्या सोच-विचार चल रहा है? तो ईच एंड एवरी मोमेंट को एक जीता जागता रूप दिया गया है, ठीक है ना? और साथ ही साथ क्योंकि ये आध्यात्म को भी बता रहा है, तो जहाँ मौका मिला लेखक ने की लेखनी ने सबको संदेश भी दिया है और रियलिटी भी बताई है जगह-जगह, ठीक है ना? हमारी लाइफ में हम कैसे सोचते हैं, कैसे चीज़ों को प्रोसेस करते हैं या क्या हमारे लिए इम्पोर्टेंट है? जब जब वर्णन चला था करुणा का, बहुत अच्छा सुंदर वर्णन करुणा के बारे में हुआ था, ठीक है ना? इसी तरह से अभी जो लेखक के रस होते हैं, लिखने के रस होते हैं, उनके बारे में ईच एंड एवरी रस के बारे में, ठीक? क्या कहा? सतोगुण के सत्व की इति का यहाँ अवभाषण हुआ, राजसी तामसी की अति का यहाँ अब भाषण हुआ। अधिक परिचय मत दो, निर्भीक हो शिल्पी ने कहा रौद्र से, सौम्य सोम की सौम्य मुद्रा में। क्या कहा शिल्पी ने? सतोगुण के सत्व की इति का यहाँ अवभाषण हुआ। क्या? रौद्र जो है, रौद्र रस जो है, वो राजसी और तामसी लोगों के पास ज्यादा होता है, जिन्हें आराम पसंद हो, विषयी इच्छाओं के, इंद्रिय इच्छाओं के दास हो जो, है ना? और तामसी, जिनके अंदर क्रोध कषाय, मान कषाय बहुत ज्यादा हो, ठीक है ना? तो क्या कह रहे हैं कि राजसी तामसी की अति का यहाँ अब भाषण हुआ, कि जो बोल रहे हो ना ये सब राजसी तामसी की बातें तुम कर रहे हो, ठीक? और सतोगुण तो जैसे कहीं चला ही गया है, उसकी इति यानी एंड हो गया हो जैसे, ठीक? तो उस पर शिल्पी को फिर लगा, है ना, उसने बिल्कुल निर्भय होकर, उसको कोई डर नहीं था रौद्र रस से, ठीक? उसने कहा अपना अधिक परिचय मत दो, और सोम की सौम्य मुद्रा में, सोम मतलब चंद्रमा, है ना, शांति देने वाला, ऐसी सौम्य मुद्रा में उसने क्या कहा? रुद्रता विकृति है विकार, समिट शीला होती है, भद्रता प्रकृति का है प्रकार, अमित लीला होती है। रुद्रता मतलब रौद्रता जो है, रौद्र भाव क्या है? विकृति है, वो हमारा स्वभाव नहीं है, विकार है हमारा। समिट शीला, शीला अगेन यहाँ वर्ड हुआ पर्सनालिटी, उसका स्वभाव क्या है? मिट जाना, समिट। रौद्रता विकार है, मिटा देने वाली होती है। भद्रता प्रकृति का है प्रकार, भद्रता मतलब भद्र जो होता है, सौम्य भद्रता, है ना, अच्छा जिसे कहते हैं। भद्रता क्या है? प्रकृति है, ह्यूमैनिटी जिसे कहते हैं, है ना? अदरवाइज तिर्यंच भी, उनका भी एक बिहेवियर है, नारकियों का भी एक बिहेवियर है, लेकिन मनुष्य का एक्चुअल बिहेवियर कैसा है? ओरिजिनल स्वभाव भद्र है, लेकिन वो अगर रुद्र तरीके से जीना चाहे तो ये उसका विकार है, ठीक है? तो भद्रता प्रकृति का है प्रकार, अमिट लीला होती है। पहले क्या कहा था? समिट शीला, है ना, अमिट जिसमें कि मिटना नहीं होता, प्रकृति हमेशा हमेशा रहती है, वो हमारा स्वभाव है, भद्रता हमारा स्वभाव है, इसलिए वो कभी खत्म नहीं होता। जो विकार है, विकृति है, उसका अंत होना ही होता है ना? हम्म। और सुनो, यह सुक्ति सुनी नहीं क्या? आमद कम खर्चा ज्यादा, लक्षण है मिट जाने का, कुबत कम गुस्सा ज्यादा, लक्षण है पिट जाने का। ये आचार्य श्री की भी जो कई शॉर्ट्स बनते हैं उनमें आता है,
सर्कुलेट हुआ था। और सुनो, वो कौन बोल रहा है? शिल्पी ही बोल रहा है, आमद कम खर्चा ज्यादा। सुना ही होगा, है ना? आमदनी कम हो और खर्चे ज्यादा हो तो क्या होगा? लक्षण है मिट जाने का, तो हमारी लाइफ बर्बाद हो सकती है। ठीक है ना? कुबत कम गुस्सा ज्यादा। कुबत मतलब अंदर की ताकत। ताकत कम है और गुस्सा ज्यादा है तो क्या होगा? गुस्सा, अननेसेसरी गुस्सा दिखाएंगे और अपने में हिम्मत है नहीं तो क्या होगा? पिटाई हो सकती है सामने वाले से। ठीक है ना? तो आई थिंक यहीं तक रखेंगे आज के लिए। तो यहाँ तक हमने कौन कौन से रस देख लिए? वीर रस, रौद्र रस, हास्य रस। ठीक है ना? चारू जी, ये नवरस किसके है, क्या बोला था आपने? ये लिखने के होते हैं। ओ, राइटिंग, हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। राइटिंग जब भी होती है ना, हाँ हाँ किसी ना किसी रस को ध्यान में रखकर की जाती है। हाँ, ओके ओके। क्योंकि राइटिंग कभी भी खुद के लिए नहीं की जाती। राइटिंग हमेशा पढ़ने वाले को नजर में रखकर की जाती है। लिखने वाला लेखक भी अपनी खुद की राइटिंग को बाद में पढ़ के अलग भाव करता है कि अच्छा ये मैंने लिख दिया था उस समय, है ना? तो इसके बाद जो आने वाला है वो भय रस आने वाला है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? थोड़ा सा ऐसा लग रहा होगा कि कहानी तो कहीं और चली गई, अभी ये क्या बता रहे हैं, है ना? नहीं नहीं, बहुत अच्छा समझ में आ रहा है। ये तो हम्म, सभी आपने गुण ही मीन्स आपके जो हाँ अवगुण है वो बता रहे हैं। हाँ हाँ, राइट। मेरे अवगुण ही बता रहे हैं क्या मेरे में कौन कौन से है, आपने कोई पता चल अपने जाएगा। ही अंदर देखना है, हाँ। हाँ, मेरे को अपने में लिखना है। हाँ, अपने अंदर वीरता है तो मान तो नहीं है ना? राइट। हास्य है तो हमारे अंदर बचपना क्या बहुत ज्यादा तो नहीं है? विवेक ना हो, कार्य कार्य का विवेक, है ना? और अगर रौद्र रस है तो वो तो कहीं से अच्छा है ही नहीं, है ना? बहुत अच्छी तरह से समझाते हैं। हाँ, हाँ, बातें अंदर उतारने वाली हैं सब की हाँ, सब, है ना? राइट। अपन बस समझते जाएं। इतनी सारी इन, देखो कि एक पर्सन के अंदर कितनी ऑब्जर्वेशन हो सकती है। आचार्य ऋषि के कितने ऊंचे विचार थे और कितना माटी के साथ लेके किया है, तो कितना उसका हाई थिंकिंग होगा। एक टॉपिक लेकर इतनी बड़ी बातें कह देना, सबको या सबको दिमाग में रखकर। या अभी आगे आगे आतंकवाद को लेकर भी आएगा, क्योंकि जिस समय लिखा जा रहा था, हम्म, समय बहुत ज्यादा आतंकवाद बढ़ा हुआ था पंजाब साइड, नॉर्थ साइड में ना। हम्म, तो उन्होंने उस चीज को भी ध्यान में रखा, समकालीन जिसे कहते हैं ना, कि जिस समय जैसा माहौल हो वैसा उन्होंने इस काव्य, महाकाव्य में लिखने का कोशिश की है, ताकि पढ़ने के वाले के अंदर कुछ परिवर्तन आ सके। हम्म। एकदम सच बात है। हम्म। चलिए यहीं तक रखते हैं। किसी को यहाँ तक कुछ पूछना है या जिस शेयर करना है? चलिए, जिनवानी स्तुति। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा देत बूदो। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रहन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। नौ बार नमः। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जय। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र को। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।